हेलो क्लास 10th। पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं पावर शेयरिंग और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आवर सिविक्स चैप्टर नंबर 2 दैट इज फेडरलिज्म। आज हम फेडरलिज्म को डिटेल में जानेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है, भाई यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, फेडरल गवर्नमेंट किसे बोलेंगे और वेरियस टाइप के हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म देखेंगे और आप देखेंगे कि भाई सेंटर और स्टेट के बीच में अगर आप देखें तो प्रॉपर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है और उसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि भाई इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी क्या है और सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड देन लास्ट वन देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं वो लेक्चर, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डेफिनेशन फेडरलिज्म की। ठीक है, तो देखो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि फेडरलिज्म के पहले आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि भाई यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है और फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट आप उसको बोलेंगे कि भाई वो गवर्नमेंट जहां पर सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है। आपको इस तरीके से देख सकते हैं कि पूरी की पूरी कंट्री पर एक ही गवर्नमेंट रूल कर रही है और कोई सी सब गवर्नमेंट वहां पर नहीं है, सारी की सारी पावर यहाँ पे सेंटर के पास है, तो दैट इज यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, एक प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं एज अ डिक्टेटरशिप टाइप की गवर्नमेंट जहां पर देखने को मिले वो होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया ने कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म की है? हमने अडॉप्ट की है फेडरल सिस्टम। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अडॉप्ट किया है? फेडरल सिस्टम। और फेडरल गवर्नमेंट का सीधा सा मतलब है कि पावर को सेंटर के साथ साथ हमने स्टेट में भी बांटा है। सीन में समझ में आ रहा है आपको? तो देखो एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब एक प्रकार की ऐसी सिचुएशन जब गवर्नमेंट के डिफरेंट टेयर्स या फिर हम बोले लेवल्स, ठीक है, डिफरेंट टेयर्स और एक प्रकार से लेवल्स गवर्न द सेम सिटीजन्स एंड देयर जुरिस्डिक्शन इज डिफरेंट। मतलब जब एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कुछ पावर सेंटर के साथ साथ स्टेट में भी क्या है ट्रांसफर कर रही है, पावर को शेयर किया जा रहा है सेंटर के साथ साथ स्टेट में भी, तो ये जो सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि पावर का प्रॉपर एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है सेंटर और स्टेट में। पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, होल्ड नहीं है, पावर का क्या है डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है सेंटर के साथ साथ क्या स्टेट में, तो दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। The situation where different tiers of government governing the same citizens but their jurisdiction is different। अब jurisdiction different का मतलब ये है कि अब सेंटर ने पावर स्टेट को दे दी, ठीक है, लेकिन वो उसके द्वारा बनाए गए पॉलिसीज या फिर लॉज में क्या कर सकता है? इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो अपने जुरिस्डिक्शन में काम करेगा, सेंटर अपने जुरिस्डिक्शन में काम करेगी। इसको थोड़ा सा डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे कि जब हम देखेंगे कि सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे हमने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है थ्रू दी स्टेट यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के बीच में, कि जिसमें आप देखें कि यूनियन लिस्ट में सेंटर सिर्फ सारी की सारी पावर ये देखें तो वहां पे सेंटर के पास पावर है वहां पे लॉ वगैरह बनाने की, पॉलिसी बनाने की, और स्टेट लिस्ट में आप देखोगे तो स्टेट के पास पावर रहेगी। और फिर कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं कि जैसे अगर आप देखें हेल्थ, एजुकेशन, तो उस पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये आप आगे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आपको ब्रॉडली समझ में आया कि भाई फेडरलिज्म क्या है, कि सेंटर के जो पावर है, पावर को सेंटर के साथ साथ स्टेट में भी हमने थोड़ी सी पावर दे दी है, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। ठीक है, और लास्ट में जो हमारी डेफिनेशन है देखो डिसेंट्रलाइजेशन, जब आप स्टेट से भी पावर और ड्राइव कर देते हैं नीचे की तरफ, कहां पे? लोकल गवर्नमेंट की तरफ, कि भाई ग्राम पंचायत पंचायत लेवल पर जब आप पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो वो हमारी क्या हो जाती है? डिसेंट्रलाइजेशन। देखो टर्म्स थोड़ी सी आपको आगे पता चलेंगी, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को एक जगह सेंट्रलाइज किया जा रहा है, मतलब एक सुप्रीम अथॉरिटी है, सारी की सारी पावर वही होल्ड किए हुए। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? पावर को सेंटर से दूर की तरफ डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। ठीक है, पावर को थोड़ी थोड़ी बांटा जा रहा है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये हमारा फेडरलिज्म हो गया। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। ये देख ली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फेडरलिज्म के। पहला पॉइंट तो सीधा सीधा एनसीईआरटी में मेंशन है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। बहुत इजीली याद हो गया ये तो हमें। ठीक है, दूसरा देख लीजिए आप, दूसरा पॉइंट देख लीजिए, डिफरेंट टेयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन एंड ईच टेयर्स ऑफ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। मतलब कि भाई सेंटर जो भी कानून बनाएगा उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, और स्टेट अगर जो भी कानून बना रहा है उसमें सेंटर इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके से इनके जुरिस्डिक्शन अलग होते हैं, न्याय क्षेत्र क्या होते हैं? अलग होते हैं। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, द जुरिस्डिक्शन द सेपरेट लेवल्स ऑफ टेयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये वही है कि भाई अलग अलग लिस्ट में मेंशन किया गया किसके कौन से जुरिस्डिक्शन होंगे। फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, फंडामेंटल प्रोविजंस
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट यूटिलाइज चेंज ओनली ऑफ द गवर्नमेंट, चेंज रिक्वायर द कॉन्स्टेंट। देखो इसमें आप तो सीधे सीधे ये देख सकते हैं कि भाई कुछ जो संशोधन होते हैं, जैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट करने हैं, वो उसमें सेंटर और स्टेट दोनों का रोल क्रिटिकल रोल होता है, क्योंकि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू जो भी बिल लाया जाता है वो सेंटर के साथ साथ स्टेट में भी लाया जाता है, तो दोनों का रोल होता है। और उसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि इसमें जो इससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, जो भी विवाद जैसी सिचुएशन बनती है, तो उसमें आप देखेंगे तो उसका सॉल्यूशन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, हमारी जुडिशरी करती है। तो ये सारे कुछ स्पेसिफिक होते हैं कि भाई फेडरलिज्म, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी कि भाई सेंटर और स्टेट में पावर बांट दी, लेकिन दोनों में जब विवाद होंगे तो उसका डिस्प्यूट का सॉल्यूशन कौन करेगा? हमारी जुडिशरी, एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये लोग क्या करेंगे? एक प्रकार से विवादों को सुलझाएंगे, आप देखें तो डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम करेंगे। ठीक है, ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। फिर आप आ जाओ कि देखो इसके बाद टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। दो प्रकार का फेडरलिज्म देखने को मिल रहा है, एक कमिंग टुगेदर और एक होल्डिंग टुगेदर। आप देखेंगे कि कमिंग टुगेदर में कि जैसे यूएसए में क्या होता है कि वहां पे आप देखें कि प्रॉपर अलग अलग कंट्रीज हैं, कंट्रीज से मिलके वो एक पूरी की पूरी आप देखें तो एक स्टेट बना है वो, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज से मिलके एक स्टेट बना है। तो ये किस में आती है? कमिंग टुगेदर। जब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज या फिर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स मिलके एक आप देखेंगे एक स्टेट फॉर्म कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। और हमारा अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो हमने क्या अडॉप्ट किया? होल्डिंग टुगेदर। हमारे यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। इट मींस कि हमारा एक पहले हमारी टेरिटरी डिसाइड हुई है, पहले हमारा राष्ट्र पहले बना है भारत, उसके बाद उसमें अलग अलग राज्य बने हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे यूएसए में क्या है, बहुत सारे पहले से देश बने हुए, देशों ने मिलकर आपस में एक यूनियन फॉर्म कर लिया, दैट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो इंडिया में पहले हमारा भारत पहले राष्ट्र बना है, उसके बाद राज्य बने हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे वेरियस टाइप के जो स्टेट्स हैं, तो ये क्या इसके अंदर आ जाते हैं। तो हमारा जो कंट्री है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब राज्यों का एक संघ है। तो ये आपको समझ में आ गया होल्डिंग टुगेदर। इसके एग्जांपल देख लीजिए, इंडिया और बेल्जियम। और कमिंग टुगेदर का क्या है? यूएसए। इसके बाद देख लीजिए आप कि हमने क्या हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया। तो आप देखो ध्यान से कि भाई फेडरल सिस्टम इन इंडिया में हमने, अब देखो बात आती है कि सेंटर के साथ साथ हमें स्टेट को भी पावर देनी है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन किन किन मुद्दों पे आप कौन कौन सी पावर सेंटर के साथ साथ स्टेट में बांटोगे, वही तो मेन मुद्दा है। तो आप देखेंगे तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ है कि 3 लिस्ट डाली हुई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या हुआ है, 3 लिस्ट के थ्रू बहुत सारे जो आप एरियाज हो सकते हैं या फिर बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं, उनको डिवाइड कर दिया है कि भाई यूनियन लिस्ट में जैसे हो सकता है कि आप देखते हैं, हो सकता है नहीं मतलब है ही, जैसे मान के चलते हैं कि यूनियन लिस्ट में आप देखें तो डिफेंस, रेलवेज, बैंकिंग, आपके फॉरेन अफेयर्स, ये सारे के सारे मुद्दे किस में आ जाते हैं? यूनियन लिस्ट में आ जाते हैं, जिन पे सिर्फ और सिर्फ सेंटर का कंट्रोल होता है कि सेंटर इस पे क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है। उसके बाद देखो स्टेट लिस्ट में आप देखेंगे कि जैसे भाई आप देखते हैं कि भाई स्टेट में जैसे एग्रीकल्चर अधिकतर गांव में प्रैक्टिस होता है और वो स्टेट का अपना एक एरिया होता है। तो जैसे एग्रीकल्चर हो गया है, और आप देखें कि भाई लोकल पुलिसिंग हो सकती है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है पुलिसिंग का, वो सारा का सारा मैनेज करने का काम कौन करती है? यहाँ पे स्टेट। तो वो उसको हमने किस में डाला है? स्टेट लिस्ट में। इसके बाद देखो कंकरेंट लिस्ट में आपने वो मुद्दे डाले हैं जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो सेंटर और स्टेट दोनों को कानून बनाने का क्या है? अधिकार। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये सारे के सारे मैटर्स किससे रिलेटेड हो गए? हमारे यूनियन लिस्ट से रिलेटेड। ये एग्रीकल्चर पुलिसिंग, नॉर्मल पुलिसिंग आप देखने को मिलती है स्टेट में, ये हमारे कौन से हो गए? स्टेट गवर्नमेंट के जुरिसडिक्शन में अंदर आएंगे। इसके बाद देखो एजुकेशन और हेल्थ, कुछ ऐसे सेक्टर, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, जैसे भाई एजुकेशन हो गया हमारा, हेल्थ हो गया, तो ये वाले मुद्दों पर आप देखें तो सेंटर भी कानून बना सकती है और स्टेट भी कानून बना सकती है। तो आपके एग्जाम में बिल्कुल हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कंफर्म आ सकता है ये वाला कि भाई कॉन्करेंट लिस्ट में कानून बनाने का अधिकार या फिर लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? सेंटर और स्टेट दोनों को। इसके साथ ही साथ अगर आप देखें कि कुछ मुद्दे अगर आप देखें तो किसके अंदर आते हैं? हमारी रेसिडुअल लिस्ट। आप देखोगे कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उस टाइम पे, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब उनको पता नहीं था कि हमारी सोसाइटी किस तरीके से चेंज होगी। तो कुछ जो मुद्दे
अगर आप देखें बीइंग द सोसाइटी चेंज होने के बाद में आए हैं, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वाला सिस्टम अभी आया, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी जो अगर लॉस वगैरह बनाने हैं, तो कुछ जो इश्यूज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है वो उन पे अगर उनको बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो सारे के सारे आप देखें इश्यूज हमने किस में डाल रखे हैं, सारे के सारे मुद्दे हमने डाल रखे हैं रेसिडुअल लिस्ट में। और रेसिडुअल लिस्ट में कानून बनाने का अधिकार किसको है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया है। इसके बाद देखिए इसके बाद आप आ जाते हैं कि भाई स्टेट आर मेड ऑन दी बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब देखो ध्यान से कि हमने, ठीक है, सेंटर के साथ साथ स्टेट को पावर दे दी, और स्टेट हमने किस तरीके से बनाए, तो स्टेट हमने बनाए हैं बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। हमने सारे के सारे स्टेट जो भी हैं, बहुत सारे तरीके थे, पॉपुलेशन वाइज भी बना सकते थे, और अब देखें तो एथनिक कंपोजिशन के आधार पर भी बना सकते थे हम स्टेट, लेकिन हमने जो तरीका चुना है वो हमने चुना है क्या, लैंग्वेज के बेसिस पर हमने हमारे स्टेट्स को बनाए। अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में एक मूवमेंट हुआ था, विशाल आंध्रा मूवमेंट, जिसमें पोट्टी श्री राममल्लू ने, वहां पर क्या हुआ था, एक सोशल एक्टिविस्ट थे और इन्होंने प्रोटेस्ट किया था बहुत बड़ी मात्रा में। ये अनशन पर बैठ गए थे और आमरण अनशन पर बैठे थे, तो इनकी लगभग 30 से 40 साल बाद इनकी आप देखें तो अनशन के चक्कर में, या फिर आप देखते हैं कि भाई भूख से इनकी डेथ हो जाती है, और बहुत बड़े मात्रा में हमें राइट्स देखने को मिलती है, एक प्रकार से हिंसा देखने को मिलती है, जिसके बाद गवर्नमेंट स्टांस लेती है और एक प्रकार से हमारा देखें कि लैंग्वेज के बेसिस पर पहला राज्य कौन सा बनता है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्योंकि ये सारे मूवमेंट कहां चल रहे थे, हमारे आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। ठीक है, तो ये हमारा कुछ लैंग्वेज पॉलिसीज है। हमने लैंग्वेज पॉलिसी मतलब एक प्रकार से देखें तो लैंग्वेज के बेसिस पर हमने क्या बनाए, यहाँ पे स्टेट्स बनाए हैं। तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। इसके बाद देखो, इसके बाद पॉइंट आता है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि भाई सेंटर और स्टेट के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन बनी रहती है। अब आप देखें 1951 के टाइम पीरियड पर हमारे पहले आम चुनाव होते हैं, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होते हैं, और उसमें देखें तो भाई मेजोरिटी में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है। कुछ टाइम तक बिल्कुल आराम से हमारी चीजें चलती है, क्योंकि सेंटर में भी कांग्रेस पार्टी है और स्टेट में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो वहां पे क्या हो रहा है, सेंटर में भी पार्टी कांग्रेस की, स्टेट में भी पार्टी कांग्रेस की, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे क्या होता है, कांग्रेस का फॉल होना स्टार्ट होता है, और फिर स्टेट्स में अदर अपोजिशन पार्टीज पावर में आती हैं, जिससे वहां पे क्या होता है कि भाई अब देखें तो सेंटर में कांग्रेस गवर्नमेंट और अदर वहां पे जो एक प्रकार से स्टेट देखें तो वहां पे अलग पार्टी है। तो दोनों के बीच में फिर बहुत सारे रिसोर्सेस को लेके, पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं हमें, कि भाई उनकी डिमांड्स होती है कि भाई जो सेंटर है वो हमें प्रॉपर देखें तो बजट में कम हिस्सा देता है, अपनी जो रूलिंग पार्टीज की गवर्नमेंट जिन स्टेट्स में उनको ज्यादा हिस्सा देता है। तो देखो आपको एक डायग्राम से आप दिखा सकता हूं, बिल्कुल आराम से अपन देख सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एक डायग्राम मेंशन किया। ये देखिए यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट दिख रही है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, पावर शेयर की जा रही है यहाँ पे स्टेट्स के थ्रू। तो ये बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पे। अब सेंटर क्या हो रही है, यहाँ पे पावर को प्रॉपर स्टेट्स में क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना। ये सारा का सारा हमारा सेंटर स्टेट रिलेशंस का पार्ट है। इसके बाद देखिए आप, ये लैंग्वेज पॉलिसी में जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये 1953 में हमारा आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना था। इसके बाद इंडिया डज नॉट हैव, देखो, और इंडिया की अगर आप देखेंगे तो कोई भी अपनी क्या है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया की कोई भी अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अगर हम किसी एक लैंग्वेज को प्रायोरिटी देंगे तो वो दूसरी लैंग्वेज ग्रुप के साथ क्या होगा, इक्वलिटी का बिहेव नहीं होगा, उनके साथ अनफेयर ट्रीट होगा। तो हमने अपनी कोई भी एक नेशनल लैंग्वेज नहीं रखी है, हमने ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किसको मान्यता दी है, अगर आप देखेंगे तो हिंदी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज में रखा है, और ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से इंग्लिश है। तो इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए हमने उसको सरकारी कामकाज के लिए हिंदी और इंग्लिश दो ऑफिशियल लैंग्वेज रखी है, जिसमें सारा का सारा गवर्नमेंट वर्क्स होता है। इसके साथ ही साथ हमने 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ देखेंगे अपन अब, इसके बाद देखो हमारी एक टर्म्स आती है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में, क्या होता है, कोलिजन गवर्नमेंट। देखो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस, जैसे मैंने बताया कि भाई बीइंग द टाइम थोड़े से रिलेशंस खराब होते हैं, लेकिन फिर इनमें सुधार कब आता है, जब सेंटर और स्टेट्स के बीच में सुधार कब आता है, जब आप देखेंगे कि सेंटर में आप देखें तो एक कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म होती है। अब देखो कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है,
कोएलिशन गवर्नमेंट वो होती है कि एक प्रकार से देखें कि कोएलिशन गवर्नमेंट इज अ फॉर्म व्हेन 2 or more political parties join together to form a government because no single party wants a majority of the seats in the election. अब कोई भी एक पार्टी अगर मेजोरिटी में नहीं आ पा रही तो अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, डिफरेंट पार्टीज मिलके एक पार्टी फॉर्म कर रही है सेंटर में। इससे क्या होगा भाई, अलग अलग पार्टीज मिलके एक सेंटर में पार्टी फॉर्म करेंगे तो उससे क्या होगा कि भाई उससे क्या होगा, अलग अलग सेक्शंस को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। एक पार्टीज आप देखें तो किसी एक वर्ग को रिप्रेजेंट करती है, किसी एक सेक्शंस को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। तो जब अलग अलग सेक्शंस अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट मिलेगा आपको तो वहां पे फिर कॉन्फ्लिक्ट के चांस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि भाई सेंट्रल स्टेट में आप देखेंगे तो एक प्रकार से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, है ना, कि भाई कोई एक पार्टी हम पर रूल नहीं कर रही है। ये कोएलिशन गवर्नमेंट एक प्रकार से सब लोग मिलकर साथ में एक गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, जब एक या दो से अधिक पार्टीज मिलके एक कंबाइंड पार्टी बना लेती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट। जैसे आप देखते हैं हमारी कांग्रेस की पार्टी का नाम जैसे यूपीए, और हमारी देखते हैं ये बीजेपी की पार्टी का नाम क्या है, एक प्रकार से एनडीए, है ना। तो ये हमारी कोएलिशन गवर्नमेंट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एज इट इज याद कर सकते हैं आप इसको। इसके बाद देखो लास्ट टॉपिक हमारा आता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसको और देख लीजिए, स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा आपको बता चुका था कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब आप सेंटर और स्टेट के साथ साथ पावर को थोड़ा और नीचे की तरफ आप देखें तो ड्राइव करते हैं, थोड़ी और पावर बांटते हैं लोकल लेवल्स पर, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर जब पावर को बांटेंगे तो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। एक बार देख लेते हैं प्रॉपर डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग पावर एंड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम अ सेंटर अथॉरिटी टू लोअर लेवल्स। ध्यान देना, सेंट्रल अथॉरिटी से यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर लेवल्स पे क्या हो रहा है, पावर को शेयर किया जाता है विद इन एन, और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, उसमें भी डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है, और कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत शानदार डेफिनेशन है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है, सेंटर स्टेट हो गया, और यहां से फिर पावर को क्या किया है, लोकल गवर्नमेंट, या फिर हम बोलें कि पंचायत लेवल पर अगर हमने जो पावर्स को ड्राइव किया है दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर आप देखेंगे ध्यान से तो लोकल गवर्नमेंट्स का ये अलग से कंपोजिशन है, ये देख लीजिए आप कि यहां पे भी आप देखेंगे कि आप पहले आप देखने को मिलेगी एक सिटी, तो जो हमारी सिटीज होती हैं यहां पे क्या होती है, जिला परिषद, ठीक है। एक प्रकार से देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें क्या देखने को मिलेगी, जिला परिषद, और इसका अध्यक्ष कौन होता है, चेयरमैन, ठीक है। इसके बाद देखें, उसके बाद हमारी सिटीज वेरियस टाइप के ब्लॉक्स में बटी होती है, तो उसके बाद पावर थोड़ी सी और ड्राइव हुई है तो हमें देखने को मिलेगी पंचायत समिति जो रिप्रेजेंट करती है वेरियस ब्लॉक्स को। इसके बाद थोड़ी और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर अगर आप चले जाएं तो बिल्कुल गांव लेवल पे आप चले जाओ तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगी, ग्राम पंचायत। इससे तो बहुत आप बिल्कुल ही अवेयर होंगे, ठीक है। और यहाँ के जो हेड होता है, इसका जो हेड होता है यहाँ पे, ठीक है, इसके हेड को क्या बोलते हैं, सरपंच, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में एज इट इज आप देखें तो इन द पास्ट पूछ भी चुके हैं कि भाई ग्राम पंचायत के हेड को क्या बोलते हैं, सरपंच, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलेगी किस पे, विलेज लेवल पे। इसके साथ ही साथ देखो कि जो बड़ी सिटीज होती हैं, जो बड़ी सिटीज होती हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं, वहां पे हमें क्या देखने को मिलती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, ठीक है। और इसके जो हेड होता है इसको हम बोलते हैं मेयर। बहुत ध्यान से इस वर्ड को आप बिल्कुल मार्क कर लीजिए, एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड को क्या बोलते हैं, मेयर। और आप देखें तो भाई सिटीज में क्या होती है, म्युनिसिपैलिटीज। जैसे अगर हमारी सिटीज देख लेते हैं, नॉर्मल सिटीज, तो उसमें क्या देखने को मिलेगी आपको, नगर पालिका, ठीक है। तो दिस इज अवर होल चैप्टर, ठीक है, पढ़ते रहिए, थैंक यू।